Hello everyone, welcome back to Aapka RPS. This is Ruth Pratap Singh. I am here with a new video on class 11 physics. In this video, we are going to cover solid or thermal expansion and elasticity. In NCERT books, this chapter is also known as mechanical properties of solid. But before starting the video, if you are new on our channel, do not forget to subscribe. Also, let us start our video without being late. तो अब हम स्टार्ट कर रहे हैं अपना चैप्टर थर्मल एक्सपेंशन एंड इलास्टिसिटी। इस चैप्टर को एनसीईआरटी में मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स के नाम से भी जाना जाता है। तो थर्मल एक्सपेंशन और इलास्टिसिटी में सबसे पहले आता है व्हाट इज इलास्टिसिटी। तो द प्रॉपर्टी टू रिस्टोर द नेचुरल शेप और टू अपोज डिफॉर्मेशन इज कॉल्ड इलास्टिसिटी। मतलब किसी का जो नेचुरल शेप है लाइक दिस, इसको मेंटेन रखने की प्रॉपर्टी, इसको मेंटेन रखने की कैपेसिटी जो है वही इलास्टिसिटी है। या फिर जैसे आप एक रबर बैंड लें और उसको मैं खींच दूं तो वो कुछ इतना बड़ा हो गया, इस लिमिट तक आ गया, तो वो वापस यहीं पे आ जाएगा। मतलब कि क्या कर रहा है, वो अपोज कर रहा है डिफॉर्मेशन को। तो इन दोनों को ही हम इलास्टिसिटी कहते हैं। तो इलास्टिक प्रॉपर्टी क्या है, टेंडेंसी ऑफ अ मटेरियल टू रिगेन इट्स ओरिजिनल शेप। सेम अब इलास्टिक प्रॉपर्टी जो है वो तीन तरह की हैं, परफेक्टली प्लास्टिक, पार्शली इलास्टिक एंड परफेक्टली इलास्टिक। तो परफेक्टली इलास्टिक का मतलब है कम्प्लीटली रिगेन देयर शेप। पार्शली इलास्टिक मतलब सम वॉट रीजन देयर शेप बैक। और परफेक्टली प्लास्टिक का मतलब डू नॉट रिगेन देयर शेप। अब मतलब क्या है, परफेक्टली इलास्टिक का मतलब है आप जो है जितना उसे खींच दें, मतलब अगर उसकी नेचुरल लेंथ है एल और आपने उसको 2L बना दिया तो वो अपने आप एल में टोटल कम्प्लीटली आ जाएगी। पार्शली इलास्टिक का मतलब है एल से 2L गए तो हो सकता है जब वो वापस आए तो वो L/2 ही आए, कुछ इस तरीके का। और परफेक्टली प्लास्टिक का मतलब है कि L से 2L तो गया, फिर वो 2L पे ही रुक जाएगा, L नहीं आएगा। परफेक्टली प्लास्टिक का एग्जांपल है डो, पार्शली इलास्टिक का सॉफ्ट डो, परफेक्टली इलास्टिक का रबर बैंड हो जाता है सबसे बढ़िया एग्जांपल। तो जैसे ये एग्जांपल था, हमने दो तरफ फोर्स लगाया तो कुछ डेल्टा एल का चेंज आएगा, तो अब इसकी जो लेंथ हो जाएगी वो एल प्लस डेल्टा एल हो जाएगी। इन रियल सॉलिड बॉडी this is small change in distance between two particles generally ऑन एप्लीकेशन ऑफ लार्ज फोर्स। मतलब कि बहुत ज़्यादा लार्ज फोर्स करने पर, जैसे ये एक पार्टिकल है और ये एक पार्टिकल है, अभी यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक पार्टिकल यहाँ आ गया और ये पार्टिकल इधर आ गया, तो मतलब क्या हुआ कि दो पार्टिकल के बीच की जो डिस्टेंस थी वो बढ़ गई और इसी से जो ये साइज़ होता है वो चेंज होता है। अब बात आती है रिजिड वर्सेस रियल सॉलिड बॉडी। तो रिजिड बॉडी क्या है, इन रिजिड सॉलिड बॉडी द डिस्टेंस बिटवीन एनी टू पार्टिकल इज ऑलवेज फिक्स्ड। और इन रियल सॉलिड बॉडी व्हेन एक्सटर्नल फोर्स आर अप्लाइड द बॉडी में बी डिफॉर्म्ड। मतलब रिजिड सॉलिड बॉडी का मतलब ये है कि अगर कोई ऐसी बॉडी है, अब इस पर आप चाहे 1000 न्यूटन का भी फोर्स लगाओ या कितने भी का फोर्स लगा दो, इसकी साइज शेप नहीं चेंज होने वाला। ये अगर बॉक्स है तो बॉक्स ही रहेगा। वहीं रियल सॉलिड का मतलब क्या है कि अगर इस पर दोनों तरफ से जैसे फोर्स लगाया मैंने और इसकी ओरिजिनल लेंथ एल है तो ये एल प्लस डेल्टा एल में बढ़ जाएगी, लेकिन रिजिड सॉलिड एल पे ही रहेगी चाहे जितना आप फोर्स लगा लो। अब बात आ रही है स्ट्रेस की। तो द इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ अ डिफॉर्म्ड बॉडी इज कॉल्ड स्ट्रेस। मतलब कि इस बॉडी को मैंने डिफॉर्म किया, अब जो इंटरनली एक रिस्टोरिंग फोर्स लगा है, जैसे ये इस तरह का रियल है, अब इसको मैंने ये बना दिया, इतना लंबा कर दिया, तो अब इंटरनली पार्टिकल्स इसको खींच रहे होंगे ताकि ये अपने ओरिजिनल शेप में वापस आ जाए, इस शेप में वापस आ जाए। ये फोर्स जो इंटरनली लग रहा है इसको अपनी ओरिजिनल शेप में लाने के लिए, इसी को हम स्ट्रेस कहते हैं। लेकिन ये स्ट्रेस जो फोर्स है वो अपॉन एरिया भी होगा, फोर्स अपॉन एरिया जो होता है वो स्ट्रेस कहलाता है। ठीक है, तो जब हम किसी ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगाते हैं तो उसमें खिंचाव पैदा होता है, इस खिंचाव को ही हम स्ट्रेस कह देते हैं। अब स्ट्रेस के लिए हम एक सिंबल इस्तेमाल करते हैं, सिग्मा। तो सिग्मा इज इक्वल टू रीस्टोरिंग फोर्स पर एरिया, मतलब एफ अपॉन ए। तो ये क्या हो गया, ये फॉर्मूला बन गया एफ अपॉन ए, डेट्स ऑल। तो ऐसा यूनिट ऑफ स्ट्रेस जो होता है वो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है, या फिर पास्कल भी कह रहे हैं इसी को हम। अब स्ट्रेस इज कैटेगराइज्ड इनटू फॉलोइंग टाइप्स। अब स्ट्रेस की भी कुछ टाइप्स होती है, जैसे नॉर्मल लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस। इसमें क्या है कि इफ़ एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ अ रॉड ए एंड
a deformation force F is applied along the length of the rod perpendicular to its cross section, then stress produced in the rod is called normal or longitudinal stress. मतलब क्या है कि एक रॉड है, ठीक है, तो इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया है ए का। अब इस पर फोर्स लगा दिया मैंने एफ का, ठीक है। अब क्या है, ये फोर्स, ये जो लेंथ एल है इसके अलॉन्ग लगाया गया है ये फोर्स है, ठीक है, और परपेंडिकुलर है इसके क्रॉस सेक्शन के। ये क्रॉस सेक्शन है, जैसे ये वाला क्रॉस सेक्शन है तो इसके बाहर की तरफ फोर्स आ रहा है ना, ये क्रॉस सेक्शन था, परपेंडिकुलर फोर्स लगा है, ठीक है। उसके बाद कह रहा है कि देन स्ट्रेस प्रोड्यूस्ड इज इन द रॉड, मतलब कि कुछ इस तरह का ये रॉड है, इसका लेंथ है एल, एरिया ए है, लेंथ एल है, और इसे फोर्स एफ लग रहा है अलोंग द लेंथ। तो ये जो स्ट्रेस, अब जो स्ट्रेस प्रोड्यूस होगा वो होगा लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस। तो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस क्या है, एफ एन अपॉन ए। लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस इज ऑफ टू टाइप्स। अब दो टाइप के कौन कौन से, टेंसाइल स्ट्रेस होता है एक तो, व्हेन लेंथ ऑफ रॉड इज इंक्रीज्ड ऑन एप्लीकेशन ऑफ डिफॉर्मेशन फोर्स ऑन इट, द स्ट्रेस प्रोड्यूस इन द रॉड इज कॉल्ड टेंसाइल स्ट्रेस। मतलब क्या हुआ, फिर से देखें तो अगर ये जो रॉड है, जैसे ये वाली रॉड एक मैंने ली है, तो इसका लेंथ, जैसे ये एल था, खींचने के बाद ये बन जाए एल प्लस डेल्टा एल, डेल्टा एल इंक्रीज इन लेंथ है। और ये कब हो रहा है, जब ये फोर्स डिफॉर्मेशन फोर्स लग रहा है, तब इस तरह के स्ट्रेस को हम टेंसाइल स्ट्रेस कहते हैं, ठीक है। उसके बाद बात आती है कि कंप्रेसिव स्ट्रेस, जब लेंथ ऑफ रॉड इज डिक्रीज ऑन एप्लीकेशन ऑफ डिफॉर्मेशन फोर्स देन स्ट्रेस इज प्रोड्यूस इज कॉल्ड कंप्रेसिव स्ट्रेस। मतलब क्या कि अगर ये एक रॉड है तो ज़रूरी नहीं है कि फोर्स ऐसे ही आप लगा रहे हो सकता है आप फोर्स इस तरह इस डायरेक्शन में लगाओ। मतलब कि ये जो एल लेंथ थी, ये वाली लेंथ एल जो थी, ये बन जाए एल माइनस डेल्टा एल, ये भी हो सकता है, माइनस का भी हो सकता है। तो जब लेंथ घट जाए तो कंप्रेसिव, जब बढ़ जाए तो टेंसाइल स्ट्रेस। दूसरा पार्ट जो आता है स्ट्रेस का वो होता है वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस। नाम से पता है वॉल्यूम पे डिपेंड करता है। तो व्हेन फोर्स इज अप्लाइड ऑन अ बॉडी सच दैट इट प्रोड्यूस अ चेंज इन वॉल्यूम एंड डेंसिटी, शेप रिमेन सेम। मतलब कि एक ऐसा फोर्स जिसमें शेप चेंज नहीं हुई लेकिन इसका वॉल्यूम और डेंसिटी उस ऑब्जेक्ट का चेंज हो गया, इस तरह के स्ट्रेस को हम वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस कहते हैं। जैसे पहला आता है एट एनी पॉइंट द फोर्स इज परपेंडिकुलर टू इट्स सरफेस, पहली चीज़। दूसरा, एट एनी स्मॉल एरिया द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एरिया, ठीक है। देन फोर्स पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस। सबसे पहले उसका लाइन क्या है, जब फोर्स अप्लाई हो रहा है एक बॉडी पर इस तरीके से कि उसके वॉल्यूम में चेंज आ रहा है, उसकी डेंसिटी में चेंज आ रहा है, पर शेप उसका सेम रह रहा है, उसके हिसाब से दो कंडीशन की, किसी भी पॉइंट पर फोर्स हमेशा परपेंडिकुलर होगा सरफेस के, और एट किसी भी छोटे से एरिया पर जो फोर्स का मैग्नीट्यूड है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा एरिया के। ये दो कंडीशन मैच हो रही हैं और ये वाली कंडीशंस मैच हो रही हैं, तो हम कह सकते हैं कि जो फोर्स पर यूनिट एरिया है ना वो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस है। जैसे ये लिक्विड के अंदर एक बॉल है, उसमें हर तरफ से क्या लग रहा होता है, बायोन फोर्स लग रहा होता है, वो उसको कवर करेगा। बायोन फोर्स भी हम अभी पढ़ेंगे। तो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस वो आ जाता है। उसके बाद तीसरे टाइप का स्ट्रेस आ जाए जिसे हम कहते हैं शेयरिंग और टेंजेंशियल स्ट्रेस। व्हेन द फोर्स इज अप्लाइड टेंजेंशियली टू द सरफेस देन द इट इज़ कॉल्ड टेंजेंशियल और शेयरिंग स्ट्रेस। अब देखें यहाँ पे क्या कह रहा है कि टेंजेंशियली फोर्स को अप्लाई करना सरफेस के अलाउंग, ठीक है। तो जैसे ये बॉक्स था, तो एक्चुअली में जो बॉक्स है वो अभी ओरिजिनल ये था, ठीक है। अब ये जो सरफेस है ना, इस सरफेस के अलोंग मैंने एफ टी फोर्स लगाया और इसकी वजह से अब ये जो बॉक्स हो गया ये इस तरीके का हो गया, ठीक है। पहले जो बॉक्स था वो ये है, अब जो बॉक्स है वो ये वाला है, ये सरफेस आगे बढ़ गया है इस तरीके से। अब इसमें क्या हुआ, थीटा डिग्री का चेंज आ गया ना, तो इस थीटा डिग्री के चेंज को ही अब हम पढ़ेंगे। तो इससे क्या होगा, थीटा डिग्री का चेंज आ गया। अब ओ एस, ये लेंथ है एल, ये और ये दोनों है डेल्टा एक्स, ये एंगल है थीटा। तो अब क्या कह सकता हूँ मैं कि थीटा बराबर क्या हो गया, डेल्टा एक्स बाय एल हो गया। यही
हो गया है तुम्हारा टेंशन। अब क्या आता है डिफरेंस बिटवीन प्रेशर एंड स्ट्रेस। अब स्ट्रेस और प्रेशर के बीच में डिफरेंस क्या है? तो स्ट्रेस भी फोर्स अपॉन एरिया, प्रेशर भी फोर्स अपॉन एरिया है। तो जो फोर्स हेयर इज इनिशियली रीस्टोरिंग फोर्स, ठीक है। इंटरनली रीस्टोरिंग फोर्स जो है वो स्ट्रेस है और एक्सटर्नली अप्लाइड फोर्स प्रेशर है। स्ट्रेस इज ऑफ थ्री टाइप्स, ठीक है। नॉर्मल, वॉल्यूमेट्रिक, टेंजेंशियल। हालांकि नॉर्मल में आपने दो टाइप्स और पढ़े थे, लेकिन वो सब टाइप्स है ना, हम मेन तीन पढ़ रहे हैं। और प्रेशर जो है वो सिर्फ कंप्रेसिव होता है। उसके बाद जो स्ट्रेस है वो टेंशियल क्वांटिटी है, वहीं प्रेशर जो है स्केलर क्वांटिटी है। अब टेंशियल क्वांटिटी क्या है? तो टेंशियल क्वांटिटी वो क्वांटिटीज़ होती है जो जब काम लगे तो स्केलर की तरह बिहेव कर दें, और जब ज़रूरत हो तो वेक्टर की तरह यूज़ हो जाए। मतलब स्केलर और वेक्टर दोनों तरीके से जिन क्वांटिटीज़ को हम इस्तेमाल कर सकते हैं उनको हम टेंसल कहते हैं, ठीक है। यहाँ पे 10 का फोर्स लग रहा है, इधर 10 का फोर्स लग रहा है, तो स्ट्रेस कितना हो गया? 10/A हो गया। अब एक्चुअली ये थोड़ा सा आप सोच रहे होंगे कैसे हैं, तो एक चीज़ इसके लिए आपको जाननी पड़ती है, जैसे कि हाँ, तो ये एक रॉड है। अब यहाँ पर मैंने इधर फोर्स लगाया F1, इधर फोर्स लगा दिया F2, और इसकी लेंथ है L, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है A। तो अब आपसे पूछे डेल्टा L कितना होगा, ठीक है, डेल्टा L कितना होगा? तो इसके लिए आपको जो जानना है वो होता है F1 प्लस F2 डिवाइड बाई 2 इंटू में L और होल डिवाइडेड बाय 2AY, ठीक है। नहीं ये नहीं, डिवाइड बाई 2AY। तो अब इसमें F1 पता है आपको, F2 पता है, लेंथ पता है 2, मतलब A पता है। Y जो होता है, Y एक्चुअली होता है यंग्स मॉडुलस। ये अभी हम इसी चैप्टर में आगे पढ़ेंगे आखिर क्या होता है, लेकिन तब तक के लिए आप ये मेन फॉर्मूला याद रखें कि जो चेंज इन लेंथ होता है वो ये होता है। अब स्ट्रेन की बात आती है, तो द रेशियो, इसलिए रेशियो है, रेशियो ऑफ चेंज इन कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द बॉडी। तो क्या है? स्ट्रेन एक रेशियो है, स्ट्रेन एक रेशियो है चेंज का इन द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन। मतलब कि जो ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन है, ओरिजिनल बॉडी है, उसमें कितने का चेंज आया है उसको, उसका रेशियो स्ट्रेन होता है। तो बीइंग द रेशियो ऑफ टू सिमिलर क्वांटिटी, स्ट्रेस इज यूनिटलेस एंड डायमेंशनलेस। मतलब ऊपर भी कॉन्फ़िगरेशन है, नीचे भी कॉन्फ़िगरेशन, मतलब कि दो सेम क्वांटिटीज़ का रेशियो है ना, तो यूनिटलेस और डायमेंशनलेस हो गया, पहले चैप्टर में आपने पढ़ा था। तो व्हेन अ डिफॉर्मेशन फोर्स कॉज अ चेंज इन लेंथ इट इज़ कॉल्ड लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस। यह भी आपने पढ़ा। फॉर अ वायर और रॉड लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ चेंज इन लेंथ ऑफ द ओरिजिनल स्ट्रेस। सेम, तो ये एक लेंथ L लेंथ की रॉड थी, F इधर लगाया, फोर्स इधर लगाया, ये राउंड बन गई। लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस क्या हुआ? चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। जो ओरिजिनल लेंथ है अपॉन में चेंज इन लेंथ, वही स्ट्रेन हो गया। जैसे आपने लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस कहा था कि जब इधर फोर्स लगे और चेंज हो जाए तो वो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस लगता है, तो उसी तरीके से लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस में फोर्स अपॉन एरिया लगाते थे आप, यहाँ पर चेंज इन लेंथ अपॉन में ओरिजिनल लेंथ ये लगाएंगे। वैसे ही वॉल्यूम में चेंज इन वॉल्यूम अपॉन ओरिजिनल वॉल्यूम होता है। तो व्हेन अ डिफॉर्मेशन फोर्स कॉज अ चेंज इन वॉल्यूम द स्ट्रेन इज कॉल्ड वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, और डेल्टा V/V इसका फॉर्मूला हो गया। वैसे ही व्हेन द डिफॉर्मेशन फोर्स अप्लाइड टेंजेंशियल टू द सरफेस प्रोडक्ट एंड चेंज इन द शेप ऑफ द बॉडी द स्ट्रेन डेवलप्ड इज कॉल्ड शियर स्ट्रेन। और एंड अब शियर स्ट्रेन जो होता है फाई होता है। यहाँ पे एक चीज़ है, लॉन्गिट्यूडनल और वॉल्यूमेट्रिक में तो हम वॉल्यूम और लेंथ की बात कर लेते हैं, यहाँ पर हम एंगल की बात करते हैं। तो यहाँ पर जो होता है फाई जो होता है वो अप्रॉक्स होता है टेन थीटा। तो फाई जो होता है x/L होता है, वही हो गया। उसके बाद हम लोग जो बात करते हैं वो होता है पॉइसन रेशियो। तो फॉर अ लॉन्ग बार द पॉइसन रेशियो इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ लेटरल स्ट्रेन
टू लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, मतलब कि पॉइजन रेशियो क्या है, लेटरल स्ट्रेन अपॉन लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन पॉइजन रेशियो होता है, इसको हम सिग्मा से डिनोट करते हैं। इट इज़ अ यूनिटलेस एंड डायमेंशनल सिस्टम, यूनिट भी नहीं है डायमेंशन भी नहीं है। इट इज़ अ वैल्यू डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ द मटेरियल, अब मटेरियल का जिस तरह का नेचर है उस पर इसकी वैल्यू डिपेंड करती है। तो थियोरेटिकली जो वैल्यू ऑफ सिग्मा है वो हमेशा -1 से +1.5 के बीच में लाई करती है, ठीक है। लेकिन बट फॉर मोस्ट मेटेलिक सॉलिड ये वही होता है 0 से 0.5 के बीच में। उसके बाद अब ये देखें तो यहाँ पर एक ओरिजिनल सिलेंडर है, ये ओरिजिनल सिलेंडर है एक्शन होने से पहले का, ठीक है। इसमें डी है डायमीटर, एल लेंथ है कैपिटल एल। अब क्या किया हमने, इसको बीच में से खींचा क्या आपने, वेट की वजह से ये इलोंगेट हो गया और ये कुछ इस तरीके का बन गया, ठीक है। अब इसका जो है डायमीटर स्मॉल डी हो गया और चेंज इन लेंथ डेल्टा एल हो गया, ठीक है। तो अब क्या होगा, रेडियस घट गया अगर लेंथ बढ़ा, तो अब पॉइजन रेशियो अगर निकालें तो पहला पॉइजन रेशियो क्या है, ये वाला चेंज कितने का हुआ, ये डी, ठीक है, इसका डी और पहले वाले का डी, मतलब कि माइनस में स्मॉल डी अपॉन कैपिटल डी और अपॉन में चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ, मतलब कि ये क्या आ गया, ये आ जाता है। अब बात करते हैं स्ट्रेस स्ट्रेन ग्राफ। तो स्ट्रेस स्ट्रेन ग्राफ क्या है ये देख लेते हैं। तो स्ट्रेस स्ट्रेन ग्राफ देख सकते हैं, इन दिस ग्राफ पॉइंट ए इज कॉल्ड प्रोपोर्शनल लिमिट टिल द पॉइंट स्ट्रेस एंड स्ट्रेन आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ये देखो, ये यहाँ तक क्या हो रहा है, हुक्स लॉ फॉलो हो रहा है। हुक्स लॉ और कुछ नहीं है, ये यही कहता है कि जो स्ट्रेस है, स्ट्रेस ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है स्ट्रेन के, ठीक है। और इसीलिए ये ग्राफ इस तरीके का है। अब ए से बी की बात करें अगर हम, तो ए से बी जो स्ट्रेस और स्ट्रेन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। थोड़ा सा देख सकते हैं आप, ये चेंज आया ऐसे, स्लोप का चेंज है, यहाँ पर एक कर्व है और यहाँ स्ट्रेट लाइन है, ये कर्व है, यहाँ स्ट्रेट लाइन है। तो अब ए टू बी जो है प्रोपोर्शनल नहीं है और इसको हम कहते हैं बी पॉइंट तक इलास्टिक लिमिट, मतलब कि ओ से, ठीक है, ओ से बी ये इलास्टिक रीजन होता है और ये इलास्टिक लिमिट होती है। उसके बाद बात आती है कि बी के बाद क्या होता है, बी के बाद ये इस तरह का कर्व हो गया, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, स्ट्रेन, ये स्ट्रेन बढ़ रहा है पर स्ट्रेस, लेकिन इस एरिया में जो स्ट्रेस है वो रिमेन कांस्टेंट है, कुछ नहीं हो रहा। स्ट्रेन बढ़ रहा है, स्ट्रेस सेम है, इसलिए ये इस तरीके का है, ठीक है। और इसको हम कहते हैं क्या, प्लास्टिक बिहेवियर। ये इस तरह का जो बिहेवियर होता है इसको हम लोग कहते हैं प्लास्टिक बिहेवियर। अब जो रीजन बिटवीन सी डी है इसको हम कहते हैं प्लास्टिक रीजन, मतलब कि इस रीजन के बीच में जो स्ट्रेस स्ट्रेन हो रहा है उसमें जो डी फॉर्मेशन है वो फिर से वापस नहीं आ पाएगा। और उसके बाद जो डी पॉइंट है, ये पॉइंट यहाँ पर जो होता है वायर, ये जो डी पॉइंट है यहाँ पर जो होता है वायर ब्रेक हो जाता है, ठीक है। तो इसको हम कहते हैं मैक्सिमम स्ट्रेस कॉरस्पॉन्डिंग टू द पॉइंट डी, इसको हम ब्रेकिंग स्ट्रेस कहते हैं, ब्रेकिंग स्ट्रेंथ। उसके बाद ई पॉइंट तक आते हैं। तो मटेरियल ऑफ द वायर विच मे ब्रोक एज सून एज स्ट्रेस इज इंक्रीज बियॉन्ड द इलास्टिक लिमिट इज कॉल्ड ब्रिटल, ठीक है। ग्राफिकली फॉर सच मटेरियल द पोर्शन ऑफ द ग्राफ बी एंड सी इज ऑलमोस्ट ज़ीरो। तो ये वाला ज़ीरो होता है, लगभग होता ही नहीं है, ऑलमोस्ट ज़ीरो। तो वाइल द मटेरियल ऑफ वायर हैव अ गुड प्लास्टिक रेट, बी टू ई आर कॉल्ड डक्टाइल। उसके बाद शेप ऑफ द वायर विल रीगेन ए टू बी, स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हुक्स लॉ। उसके बाद शेप विल रीगेन बिटवीन सी बट प्रोपोर्शनलिटी नहीं रह जाएगी। हुक्स लॉ को भी पढ़ लेते हैं। तो अकॉर्डिंग टू द हुक्स लॉ फॉर एनी बॉडी विथ इन इलास्टिक लिमिट, इलास्टिक लिमिट के अंदर की बात करता है ये, स्ट्रेस डेवलप इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन प्रोडक्ट, मतलब जितना स्ट्रेस बढ़ रहा है उतना ही स्ट्रेन प्रोड्यूस हो रहा है। तो द रेशियो ऑफ स्ट्रेस ऑफ स्ट्रेन विद इन द इलास्टिक लिमिट इज कॉल्ड कोफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी।
कोफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी को हम मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी भी कह देते हैं फॉर द गिवन मटेरियल। डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ स्ट्रेस अप्लाइड एंड रिजल्टिंग स्ट्रेन वी हैव द फॉलोइंग थ्री ऑफ इलास्टिक। तो अब इलास्टिसिटी भी 3 तरीके की है। तो मेन चीज़ क्या है, मेन मुद्दा है इलास्टिसिटी इज इक्वल टू स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। तो देयर आर 3 मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। ये देखिए, यंग मॉडुलस, बल्क मॉडुलस, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। एक्चुअली यंग मॉडुलस को मैंने वाई लिखा था, एक्चुअली वो गामा होता है। उसके बाद स्ट्रेस जो होता है वो एम जी बाई ए है, स्ट्रेन जो है डेल्टा एल बाई ए। स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन करें तो एम जी बाई ए अब इंटू एल बाई डेल्टा एल, मतलब क्या हो गया, एम जी एल बाई ए डेल्टा एल, ये होता है। अब यंग्स मॉडुलस की बात करें तो यंग्स मॉडुलस सॉलिड के लिए होता है। तो यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी यानी वाई इज डिफाइंड एज, या फिर गामा इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ नॉर्मल स्ट्रेन आइदर टेंसाइल या फिर कंप्रेसिव, कुछ भी हो, टू द लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन विद इन इलास्टिक लिमिट। मतलब नॉर्मल स्ट्रेन स्ट्रेस अपॉन लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन जो होता है वो यंग्स मॉडुलस होता है, एफ अपॉन ए इंटू डेल्टा एल अपॉन एल। मतलब यंग्स मॉडुलस का फॉर्मूला है एफ एल अपॉन ए डेल्टा एल, ठीक है। उसके बाद बात आती है बल्क मॉडुलस। ये लिक्विड और गैस दोनों के लिए होता है। ये डिफाइंड होता है रेशियो ऑफ नॉर्मल स्ट्रेस टू द वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। इसको हम कोफिशिएंट ऑफ, तो बी देखो क्या हो गया, डेल्टा वी बाई वी। वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन क्या होता है, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन होता है डेल्टा वी बाई वी, उससे हमने ये निकाला। तो अब डेल्टा पी कितना होता है, डेल्टा वी होता है, नेगेटिव क्वांटिटी है तो नेगेटिव यहाँ पे लगा दो, ठीक है। तो डेल्टा वी ये डेल्टा वी, तो ये जो बल्क मॉडुलस से ये डायरेक्टली ये बन जाता है। अब देखो कैसे हुआ, फोर्स अपॉन एरिया क्या होता है, ये होता है डेल्टा वी बाई वी। तो डेल्टा वी तो आपको पता है क्या है, फाइनल माइनस इनिशियल, लेकिन इनिशियल वॉल्यूम तो कम है, फाइनल ज़्यादा है, तो ये नेगेटिव साइन के साथ आएगा। ये नेगेटिव होगा तो ये वाला क्वांटिटी पॉजिटिव आएगा। तो अब ये नेगेटिव है तो नेगेटिव साइन इधर आ जाएगा, तो ये बन गया एक फार्मूला। अब रेसिप्रोकल ऑफ बल्क मॉडुलस इज कंप्रेसिबिलिटी। तो जब भी कंप्रेसिबिलिटी होता है तो 1 माइनस वी बाई डेल्टा पी वी इनिशियल, ये आ जाता है। तो बल्क मॉडुलस का या फिर बीटा का एक फार्मूला ये है। अब मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी होता है, ये शेयर मॉडुलस होता है। इट इज़ डिफाइंड टू द रेशियो ऑफ टेंजेंशियल स्ट्रेन और शेयर स्ट्रेन। अब शेयर स्ट्रेन होता है फाई, ये एक्स बाई एल होता है, इतना पता है तुम्हें। ईटा इज इक्वल टू एफ बाई ए, फाई हो गया तो ये आ गया। अब फाई जो है एक्स अपॉन एल है, तो एक्चुअली ईटा जो है वो एफ एल अपॉन में ए एक्स है। तो ब्रेकिंग फोर्स डिपेंड्स अपॉन द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ वायर। ब्रेकिंग फोर्स जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एरिया के, साथ ही साथ ब्रेकिंग फोर्स जो होता है वो पी इंटू ए होता है। यानी अब पी यहाँ पे प्रेशर नहीं, पी इज सम कांस्टेंट जिसे हम ब्रेकिंग स्ट्रेस कहते हैं। अब वर्क डन और पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन अ स्ट्रेच्ड वायर। अब कोई वायर जो स्ट्रेस्ड है उसके अंदर कितनी पोटेंशियल एनर्जी है या फिर कितना उसने वर्क किया वो देखते हैं। तो वर्क डन अगेंस्ट द इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स वाइल स्ट्रेचिंग अ वायर, दिस वर्क इज स्टोर्ड एज इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। द वर्क डन इज गिवन बाय, वर्क कैसे हुआ, हाफ स्ट्रेचिंग फोर्स इंटू इलोंगेशन। स्ट्रेचिंग फोर्स क्या है, एफ, इलोंगेशन कितने का है, डेल्टा एल, तो ये बना। तो अब एफ कितना होता है ये ज़रा देखो, एफ एल अपॉन में ए डेल्टा एल, ये यंग्स मॉडुलस होता है। मतलब कि फोर्स कितना हो गया, यंग्स मॉडुलस इंटू एरिया इंटू डेल्टा एल बाय एल। इसको यहाँ पे रखें तो इंटू में डेल्टा एल और है, तो ये कितना हो जाएगा, यंग्स मॉडुलस इंटू एरिया इंटू डेल्टा एल का होल स्क्वायर डिवाइड बाई ओरिजिनल लेंथ इंटू हाफ। अब जो वर्क है वही तो यूटी है, यानी कि फॉर्मूला ये बन गया। अब ये यूज़ कैसे हुआ वो यहाँ से देख लीजिए। तो डी यू इज इक्वल टू माइनस डी डब्ल्यू सी होता है, डी यू इज इक्वल टू एफ सी इंटू डी आर होता है, डी यू इज इक्वल टू माइनस एम ई डॉट डी आर होता है, डी यू इज इक्वल टू एम, डी यू बाई एम जो होता है वो माइनस ई डॉट डी आर होता है, डी वी जो होता है माइनस ई, ये डी एम, डी यू बाई डी एम जो होता है डी वी होता है, डी वी डी यू बाई डी एम है, मतलब कि डी यू बाई डी एम जो होता है वो डी वी हो गया। अब एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम, इसको देख लेते। तो एनर्जी डेंसिटी जो है वो यू बाई वी है, यू बाई वी से ये आ गया, ये जो होता है हाफ स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन होता है, तो एनर्जी डेंसिटी बाई यंग्स मॉडुलस बाई 2 इंटू स्ट्रेन का स्क्वायर हो गया। अब इलस्ट्रेशन करते हैं। तो
इनिशियल सिचुएशन और फाइनल सिचुएशन में कंपैरिजन होगा। तो इनिशियल सिचुएशन आप देख रहे हैं, एरिया ए है, फोर्स एफ है, लेंथ एल है, एफ आर 0 है। अब ए है, फोर्स एफ है, डेल्टा एल बाई एल है और एफ आर एफ हो गया रिस्टोरिंग फोर्स। अब इन दो चीज़ों के बीच में क्या हुआ इधर देखते हैं। तो कुछ फोर्स हुआ होगा और एल प्लस एक्स, अभी डेल्टा एल तक नहीं पहुंचा, एक्स तक पहुंचा है। तो यंग्स मॉडुलस से अगर मैं निकालूँ तो ये बनेगा इक्वेशन, एक्चुअली में डेल्टा एल तो अभी एक्स है ना, तो ये इक्वेशन बना। तो इससे मेरे को क्या मिल गया कि इस वक्त जो रिस्टोरिंग फोर्स होगा ये एक्स पॉइंट पर, जब एक्स पे पहुंचेगा तो वो ये होगा। इस तरीके का कंक्लूजन मैं कर रहा हूँ। तो अब इसके बीच में ये डी एक्स का मैंने टुकड़ा लिया, तो पोटेंशियल एनर्जी और डी यू जो होगा वो डी एक्स और मल्टीप्लाई हो जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी आ गई। तो यू टोटल के लिए इंटीग्रेशन किया, यू टोटल के लिए क्या होगा, यू इंटीग्रल 0 टू यू टोटल, यहाँ पर इंटीग्रेशन हुआ 0 टू यू टोटल का, यहाँ पर इंटीग्रेशन हुआ 0 टू डेल्टा एल का, उससे ये इक्वेशन आई। ये क्या होता है, इंटीग्रेशन का रूल होता है इंटीग्रल एक्स पावर एन डी एक्स, जो होता है ये देता है एक्स पावर एन प्लस 1 डिवाइड बाय एन प्लस 1। अब इस फॉर्मूले से आप इसको कंपेयर करेंगे तो ये आ जाएगा। तो इससे मतलब क्या हो गया कि जो टोटल इनिशियल एनर्जी है वो ये है। अब एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम निकालना था मुझे, तो उसको डिवाइड कर दो, ये आ गया आपका। अब कुछ एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे ये एल लेंथ के था, डेल्टा एल हुआ तो वर्क डन एम जी इंटू डेल्टा एल हो गया। फोर्स क्या लग रहा है, अब एम जी तो लग रहा है, तो एनर्जी स्टोर्ड ये आ गया एम जी एल बाई 2, दैट इज़ हाफ वर्क डन। एक्चुअली डेल्टा एल इज इक्वल टू एफ वन प्लस एफ टू डिवाइड बाई 2 इंटू ओरिजिनल लेंथ डिवाइड बाई ए वाई है, ये होता है फॉर्मूला। एक्चुअली वहाँ पे 2 नहीं, यहाँ पे मैंने 2 लिखा था, एक्चुअली ये 2 नहीं होगा, यहाँ 2 रहता है बस, एम जी एल अपॉन 2 ए वाई। एक्चुअली ये फॉर्मूला क्या है, ये फॉर्मूला जो है वो है इलोंगेशन ड्यू टू इट्स ओन वेट। मतलब कि किसी के खुद के ही वेट से उसमें कितना इलोंगेशन आ रहा है, उसका फॉर्मूला ये डायरेक्ट रिजल्ट होता है, ये याद रख लीजिए, या फिर वो दो जो फॉर्मूला मैंने बताया वो याद रख लीजिए, उससे आ जाएगा। तो दिस इज वे वाई वायर्स हीट व्हेन स्ट्रेच। तो अब देख रहे हैं आप, जरा 1 मिनट, तो अब यहाँ देखें ज़रा, तो हाफ ऑफ एनर्जी गोज इनटू हीट, मतलब वर्क डन तो आधा ही हुआ ना, तो आधी एनर्जी कहाँ गई, वो हीट में चली गई। इसीलिए जब किसी एल लेंथ की वायर को डेल्टा एल प्लस डेल्टा एल में बदलते हैं तो वो गर्म हो जाती है। तो अब कुछ रिलेशंस आते हैं वो याद करनी जरूरी है। जैसे अब ये गामा यंग्स मॉडुलस है, बीटा होता है बर्ग्स मॉडुलस, थीटा होता है रिजिडिटी ऑफ मॉडुलस और सिग्मा होता है पॉइजन्स रेशियो। तो इसके कुछ ये सारे रिलेशंस होते हैं जो आपको याद रखने चाहिए। जैसे गामा इज इक्वल टू 2 बीटा इंटू 1 प्लस सिग्मा, गामा इज इक्वल टू 3 बीटा इंटू 1 माइनस 2 सिग्मा, 9 बाई गामा इज इक्वल टू 3 बाई ईटा प्लस 1 बाई बीटा, गामा इज इक्वल टू 9 बीटा ईटा अपॉन में ईटा प्लस 3 बीटा, सिग्मा इज इक्वल टू 3 बीटा माइनस 2 ईटा अपॉन 6 बीटा प्लस 2 ईटा। अब बात आती है थर्मल एक्सपेंशन की। तो ऑलमोस्ट ऑल सब्सटेंस, सभी सब्सटेंस सॉलिड लिक्विड गैस expands on heating and contract on cooling. The expansion of substance on heating is called thermal expansion. मतलब कि लगभग सभी सांस, अब मैं लगभग क्यों कह रहा हूँ, तो वाटर अगर आपको याद हो तो वाटर जब कूल होता है तो उसके मॉलिक्यूल्स अगर इतने पास है तो वो कूल होने पर इतने पास हो जाते हैं, वो उल्टा करता है, तो उस पर बात हम नहीं करेंगे। बाकी देखते हैं। तो जहाँ तक सारे मॉलिक्यूल सॉलिड हो लिक्विड हो गैस हो कोई भी हो, वो जब हीट होता है तो वो एक्सपेंड हो जाता है, और जब कूल करते हैं किसी सब्सटेंस को तो वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है। तो अब हीट की वजह से जो एक्सपेंशन आता है सब्सटेंस को उसको हम थर्मल एक्सपेंशन कहते हैं। तो हीट एनर्जी जो होता है वो टेम्परेचर राइज होता है, उससे जो गैप होता है पार्टिकल में और वो कॉज करता है एक्सपेंशन। अब थर्मल एक्सपेंशन ऑफ सॉलिड की बात करें तो थर्मल एक्सपेंशन ऑफ सॉलिड इज़ ऑफ 3 वेज। ये कैसे हैं, लीनियर, एरियल, क्यूबिकल। तो अब इनके बाद बात करते हैं कैसे कैसे हैं। तो लीनियर एक्सपेंशन की सबसे पहले बात करें तो थर्मल एक्सपेंशन
along a single dimension of a solid body is defined as linear expansion. तो थर्मल एक्सपेंशन जो है सिंगल डायमेंशन में एक सॉलिड बॉडी के, उसको हम लीनियर एक्सपेंशन कहते हैं. तो अगर रॉड ऑफ हैविंग एल नॉट लेंथ और टी नॉट टेम्परेचर टी टेम्परेचर, देन इलोंगेशन ऑफ लेंथ द रॉड ड्यू टू राइज इन टेम्परेचर डेल्टा टी विल बी डेल्टा एल इज इक्वल टू एल नॉट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा टी, यानी कि अल्फ़ा, सॉरी ये अल्फ़ा है, अल्फ़ा इज इक्वल टू डेल्टा एल अपॉन एल नॉट इंटू डेल्टा टी. तो ये एक्सपेंशन आता है. तो हियर अल्फ़ा इज़ द कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन, ये इंपॉर्टेंट है. अल्फ़ा जो है वो लीनियर एक्सपेंशन का कोफिशिएंट है, हुज वैल्यू डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ मटेरियल. तो फाइनल लेंथ जो एल फाइनल है वो एल नॉट प्लस एल नॉट अल्फ़ा डेल्टा टी है, ये आता है. तो पी फाइनल इज इक्वल टू पी नॉट प्लस 1 प्लस अल्फ़ा टी. अब ये ज़रा प्रूफ आता है कि मैंने बोल तो दिया भैया ये सब है, ये है, प्रूफ दिख लेते हैं. तो टी इनिशियल टेम्परेचर है, एल लेंथ है, टी फाइनल पे एल प्लस डेल्टा एल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल डेल्टा टी के. तो डेल्टा एल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एल के, डेल्टा एल जो हो गया वो अल्फ़ा एल डेल्टा टी हो गया. अल्फ़ा मटेरियल डिपेंडेंट है, यूनिट जो होती है 1 अपॉन टेम्परेचर होता है. अब जो ये पी फाइनल माइनस पी इनिशियल जो होगा वो अल्फ़ा एल आई डी टी होगा. अल्फ़ा एल फाइनल जो हो गया वो एल आई 1 प्लस इंटीग्रल टी इनिशियल टू टी फाइनल अल्फ़ा डी टी हो गया. तो एल फाइनल ये आ गया, अल्फ़ा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट. तो एक्चुअली डी एल जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहता है एल के, ये आपको पता है. डेल्टा एल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है डेल्टा, ठीक है, ये भी आपको पता है. तो अब मैं क्या कह सकता हूँ, डी एल कॉन्स्टेंट लगाकर डी एल इज इक्वल टू, इन दो से मैंने क्या कंक्लूड किया, डी एल इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल डेल्टा टी. अब इसको हटाने के लिए मैंने अल्फ़ा कांस्टेंट लगाया, तो डी एल इज इक्वल टू अल्फ़ा एल डेल्टा टी. दोनों तरफ इंटीग्रेट करो, एल को इधर भेज के इंटीग्रेशन कर दो. इधर मैंने टी के टर्म्स की, इधर डी एल, तो इसका इंटीग्रेशन होगा एल फाइनल एल इनिशियल टू एल फाइनल, इधर टी इनिशियल टू टी फाइनल. अब इसको डी एल बाय को मैं क्या कर सकता हूँ, इंटीग्रल डी एल बाई एल को मैं एल एन एल फाइनल अपॉन एल इनिशियल लिख सकता हूँ. और अल्फ़ा डेल्टा टी को भी मैंने कुछ नहीं किया. उसके बाद क्या कर रहा हूँ मैं, अब ध्यान से देखो तो ये क्या है, ज़रा देखें तो लॉग, ये वाला क्या लॉग बेस्ड है, नहीं तो ई ही तो है बेस में. तो ई बेस ए, ज़रा देखें लॉग ए बी इक्वल टू सी. अगर ऐसा लिखा है तो मैं ये भी तो लिख सकता हूँ बी इज इक्वल टू ए पावर सी. फिर से देखिए, अगर लिखा है लॉग ए लॉग बी बेस ए इज इक्वल टू सी, तो इसको मैं क्या कह सकता हूँ कि बी इज इक्वल टू ए पावर सी. असल में लॉग क्या है, लॉग यही तो कहता है कि ए की पावर में कितना डालूँ कि बी बन जाए. तो भैया ए की पावर में बी सी डालेगा तो बी बनेगा ना, तो ए की पावर सी इक्वल टू बी ही तो कह सकता हूँ मैं. ये भी एक रिज़ल्ट होता है जो कि लॉग की प्रॉपर्टी है, ये एक लॉग की प्रॉपर्टी होती है, उसमें आता है ये. अब आगे देखते हैं. तो अब यहाँ पे क्या है, एक्चुअली ये लॉग, ये क्या लिख रहा है, लॉग एल फाइनल बाय एल इनिशियल बेस ए ही तो लिखा है. बेस ई को ही तो हम एल एन कहते हैं, तो ई को इधर भेजा तो एल फाइनल अपॉन एल इनिशियल इज इक्वल टू ई, इसकी पावर में ये एल इनिशियल को इधर भेज दे तो एल फाइनल एक्चुअली ये आ गया ना. अल्फ़ा तो कांस्टेंट है तो अल्फ़ा तो इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएगा. और टी इनिशियल टू टी फाइनल पे डी टी का इंटीग्रेशन मतलब कि डेल्टा टी कह रहा है वो. तो इससे मैं क्या कह सकता हूँ, अगर अल्फ़ा कांस्टेंट है तो ये आ गया. ये भी एक कंडीशन पे मैंने कहा कि अल्फ़ा कांस्टेंट है तो ही ये करना, ठीक है, वैसे मैंने हमेशा नहीं कहा. अगर अल्फ़ा कांस्टेंट है तो ये काम कर दो. के बाद बात आती है कि अगर अल्फ़ा डेल्टा टी बहुत ही छोटा है तो ये वाला काम करो. अगर ये है तो ये करो, अगर ये है तो ये करो. अब
ये चीज़ आपको पता चाहिए कि ई की पावर एक्स जो होता है वो एक्चुअली एक्सपेंशन ही ऐसा होता है। ठीक है, तो अब मैं कुछ टर्म्स बताता हूँ आपको चार। पहला, एल फाइनल इज इक्वल टू एल इनिशियल इंटू ए वन प्लस एल्फ़ा डेल्टा टी। ये कब करना है, जब अल्फ़ा कांस्टेंट है और एंड अल्फ़ा डेल्टा टी जो है वो छोटा है 0.1 से। ये भी याद रखना कि अल्फ़ा डेल्टा टी 0.1 से छोटा हो और अल्फ़ा कांस्टेंट हो, तभी ये करना। अब एल फाइनल इज इक्वल टू एल इनिशियल ई पावर अल्फ़ा डेल्टा टी। ये कब करना है, जब अल्फ़ा कांस्टेंट हो, सिर्फ अल्फ़ा कांस्टेंट है तो ये करना है। उसके बाद एल फाइनल इज इक्वल टू एल इनिशियल ई पावर अल्फ़ा डेल्टा टी का इंटीग्रेशन टी इनिशियल टू टी फाइनल। ये कब करना है, ये पूरा मोस्ट जनरल केस है, ये जनरल केस है। अब ये कब है, जब अल्फ़ा भी कांस्टेंट नहीं है और ये स्मॉल भी नहीं है अल्फ़ा डेल्टा टी, ये पार्ट स्मॉल भी नहीं है और ये कांस्टेंट भी नहीं है, तब ये वाला करना। वैसे ये जनरल एक्सप्रेशन है, इसी से ये वाले दो बने हैं। उसके बाद जो बात आती है वो होती है एल फाइनल इज इक्वल टू एल इनिशियल 1 प्लस अल्फ़ा डेल्टा टी का इंटीग्रेशन टी इनिशियल टू टी फाइनल। ये कब करना है, अब ये तब करना है जब अल्फ़ा कांस्टेंट नहीं है लेकिन अल्फ़ा डेल्टा टी बहुत छोटा है, यानी 0.1 से छोटा है, तब ये वाला काम कर दो। अब इतना हमने पढ़ लिया, एक क्वेश्चन करते हैं। कैसा क्वेश्चन है, तो एक रॉड है, इनिशियल लेंथ ये रही, इनिशियल, उसको हीट किया गया 20 डिग्री सेल्सियस से 40 डिग्री सेल्सियस। फाइंड आउट द फाइनल लेंथ ऑफ द रॉड, ठीक अल्फ़ा ये। तो अब देखो अल्फ़ा आपको दे दिया, अल्फ़ा दे रखा है, इनिशियल दे रखा है, टी फाइनल दे रखा है, एल इनिशियल दे रखा है। तो अब ज़रा देखें तो अल्फ़ा कांस्टेंट है क्या, क्या अल्फ़ा कांस्टेंट है, हाँ है। अल्फ़ा कांस्टेंट हो तो ये वाली टर्म्स लगती हैं, ज़रा याद कर लो। तो अल्फ़ा कांस्टेंट है, पहली चीज़ कांस्टेंट है, डन। एल इनिशियल टू एल फाइनल क्या छोटा है कितने का चेंज है, 20 का। ये वाला होता है, नहीं होता, ये वाला करना है। अल्फ़ा डेल्टा टी देखना है, मतलब ये इंटू 20, तो ये कितना हो जाएगा, 40 इंटू 10⁻⁻5। ये क्या बहुत छोटा है, तो ये भी कांस्टेंट है, मतलब सीधा टर्म क्या लग जाएगा, एल फाइनल इज इक्वल टू एल इनिशियल इंटू 1 प्लस अल्फ़ा डेल्टा टी। ये वाला फॉर्मेट लग जाएगा। अब इसमें अल्फ़ा पता है, डेल्टा टी 20 का, एल इनिशियल पता है, ये वाले टर्म आया, सॉल्व किया, आंसर आ जाएगा। तो अब इसमें तो नहीं सोचना ज़्यादा। उसके बाद अब आगे चलें तो बात आती है सुपरफिशियल या फिर एरियल एक्सपेंशन की, जो कि हमारा क्या है, तीसरा पार्ट है। अब एक्सपेंशन ऑफ अ सॉलिड अलोंग 2 डायमेंशन ऑफ अ सॉलिड इज डिफाइंड एज सुपरफिशियल एक्सपेंशन। मतलब कि अभी तक हम एक डायमेंशन की तरफ एक्सटेंशन देख रहे थे, अब दो डायमेंशन में एक्सपेंशन होगा। तो ऑन थर्मल एक्सपेंशन बोथ L1 एंड L2 विल चेंज, ये वाली लेंथ भी चेंज होगी, ये भी चेंज होगी। तब क्या करना है, तो एरिया देखना है, L1 इंटू L2 होगा। थर्मल एक्सपेंशन के बाद ये वाली टर्म याद है, ये भी याद है, तो एरिया इसको मल्टीप्लाई कर दो, इसको मल्टीप्लाई इससे करो। अब टर्म क्या बना, ये आ गया, ए इनिशियल इज इक्वल टू 1 प्लस ए फाइनल इज इक्वल टू ए इनिशियल 1 प्लस 2 अल्फ़ा डेल्टा टी ए प्लस ए स्क्वायर डेल्टा टी स्क्वायर। अल्फ़ा बहुत ही छोटी क्वांटिटी है लेकिन, तो इसको नेग्लिजिबल कर दो 0 से। उसके बाद बात आती है अल्फ़ा फाइनल इज इक्वल टू अल्फ़ा इनिशियल इंटू 1 प्लस 2 अल्फ़ा डेल्टा टी। इसको मैं कह सकता हूँ कि ए फाइनल इज इक्वल टू ए इनिशियल इंटू 1 प्लस बीटा डेल्टा टी, क्या, जहाँ पर बीटा कोफिशिएंट ऑफ एरियल एक्सपेंशन होता है और बीटा 2 अल्फ़ा होता है। उसके बाद आता है वॉल्यूम क्यूबिकल एक्सपेंशन। तो एक्सपेंशन ऑफ अ सॉलिड अलोंग 3 डायमेंशन ऑफ सॉलिड ऑब्जेक्ट इज डिफाइंड एज क्यूबिकल एक्सपेंशन। तो इसमें क्या है, 3 डायमेंशन और क्यूबिकल एक्सपेंशन, मतलब 3 डायमेंशन में जो एक्सपेंशन हो रहा है उसको हम क्यूबिकल एक्सपेंशन कहते हैं। इसके बाद अब 3 डायमेंशंस में हो रहा है तो फिर इसको हम वॉल्यूम कंडीशन कंसीडर करते हैं। वॉल्यूम जैसे वॉल्यूम फाइनल क्या होगा, L1, ये L1 है, ये L2 है, इधर L3 है, तो L1 इंटू 1 प्लस अल्फ़ा डेल्टा टी, वैसे तीनों का होगा, तीनों का सम। इस पूरे को करें तो ये L1 इंटू L2 इंटू L3 ये बचेगा, तो इसको हम कॉमन ले लेंगे।
तो ये आ जाएगा वॉल्यूम, आ जाएगा वॉल्यूम इनिशियल, यही तो था L1 इंटू L2 इंटू L3 वॉल्यूम इनिशियल ही था। तो वॉल्यूम फाइनल जो है वॉल्यूम इनिशियल इंटू 1 प्लस 3 अल्फ़ा डेल्टा टी हो गया। वॉल्यूम फाइनल जो है वो वॉल्यूम इनिशियल इंटू 1 प्लस गामा डेल्टा टी हो गया। आपको पता है गामा जो होता है वो 3 अल्फ़ा के इक्वल होता है। तो ये दो चीज़ें हैं, क्या क्या, बीटा इज इक्वल टू 2 अल्फ़ा, गामा इज इक्वल टू 3 अल्फ़ा। ये दो इसमें रिलेशन आते हैं कि बीटा 2 अल्फ़ा के इक्वल होता है और गामा 3 अल्फ़ा के इक्वल होता है। उसके बाद बात करें तो गामा जो कोफिशिएंट ऑफ क्यूबिकल एक्सपेंशन, ये आपको पता है ए इनिशियल L1 इंटू L2 होता है, ये फाइनल आ गया, उससे ये सब बनता है। उसके बाद आता है आइसोट्रॉपिक मटेरियल। इसमें क्या है, अल्फ़ा जो होता है वो हर डायरेक्शन में सेम है आइसोट्रॉपिक में, और एन आइसोट्रॉपिक में क्या होता है कि जो अल्फ़ा होता है वो हर चेंज के साथ डायरेक्शन के अलग अलग होता है। जैसे बीटा जो होता है इसमें बीटा जो होता है वो अल्फ़ा 1 प्लस अल्फ़ा 2 होता है, और गामा अल्फ़ा 1 प्लस अल्फ़ा 2 प्लस अल्फ़ा 3 है। मतलब कि जब आइसोट्रॉपिक मटेरियल है तब तो ये वाले रिलेशन आप लगा सकते हो डायरेक्ट, लेकिन जब एनट्रॉपिक है तो ये 2 अल्फ़ा नहीं रह जाएगा, तब ये हो जाएगा अल्फ़ा 1 प्लस अल्फ़ा 2, और वैसे ये 3 वाला जो हो जाएगा वो हो जाएगा अल्फ़ा 1 प्लस अल्फ़ा 2 प्लस अल्फ़ा 3। इस तरीके से लिखना पड़ेगा। तो अब कुछ नोट आते जैसे इन द कोफिशिएंट अल्फ़ा बीटा गामा फॉर अ सॉलिड आर रिलेटेड टू ईच अदर। मैंने अभी बताया ये रहा, अल्फ़ा इज इक्वल टू बीटा बाई 2, यानी कि बीटा इज इक्वल टू 2 अल्फ़ा भी बताया, और गामा इज इक्वल टू 3 अल्फ़ा, या फिर अल्फ़ा इज इक्वल टू गामा बाई 3। एज टेम्परेचर इंक्रीज डेंसिटी इंक्रीज अकॉर्डिंग टू रिलेशन। इस रिलेशन से हमें पता लग रहा है, तो जो रो है यानी डेंसिटी है वो हो जाएगा रो नॉट इनिशियल अपॉन में 1 प्लस गामा डेल्टा टी, या फिर इसको हम क्या कह सकते हैं, रो इज इक्वल टू रो नॉट 1 माइनस गामा डेल्टा टी, और ये बहुत ही छोटा डेल्टा टी के लिए ही वैलिड है। अब कुछ क्वेश्चन आते हैं जैसे इन द फॉलोइंग मेटल शीट ऑफ साइड ए अ सर्कल ऑफ रेडियस आर वॉज कट आउट, वॉट विल हैपन इफ टेम्परेचर इज इंक्रीज। अब ये एक तरह से स्क्वायर है, हर साइड एक ही है, उसमें से आर रेडियस का सर्कल हटा दिया है। अब ये जो बचा है ना ये सरफेस, इसके टर्म्स बताना है कि अगर मैं टेम्परेचर को इंक्रीज़ करूँ तो क्या होगा। तो देखो ऑन थर्मल एक्सप्रेशन एवरी लीनियर डायमेंशन इंक्रीज, थर्मल में हर एक लीनियर डायमेंशन इंक्रीज़ करता है ना, तो मैं क्या कह सकता हूँ कि जो ए है वो तो इंक्रीज़ करेगा ही, और ये जो आर है अब ये जब फैलेगा तो ये कुछ इस तरीके का हो जाएगा ना कि ये ऐसा बन जाए, और ये सर्कल भी बड़ा होगा तभी तो ये फैलेगा, तो ये आर प्लस डेल्टा आर कुछ बन जाएगा। इसलिए ए भी इंक्रीज़ होगा और आर भी इंक्रीज़ होगा, क्योंकि आर फाइनल जो हो जाएगा वो आर इंटू 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी हो जाएगा, और वैसे ही ए फाइनल है ये वो हो जाएगा ए इंटू 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी, दोनों ही इंक्रीज़ कर देगा। अब अगला क्वेश्चन आता है व्हाट विल हैपन ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर। सेम चीज़ है, ये ए इसका रेडियस है और ये बी है, तो अब ये सर्कल का भी रेडियस बढ़ेगा और इस सर्कल का भी रेडियस बढ़ेगा, तो इस सर्कल का रेडियस जब बढ़ेगा तो फाइनल क्या हो जाएगा, ए फाइनल इज इक्वल टू ए इंटू 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। इसके लिए क्या होगा, बी इंटू 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी, तो ए बढ़ेगा बी बढ़ेगा, ऑप्शन ए सही हो गया, क्योंकि ऑन थर्मल एक्सपेंशन एवरी लीनियर डायमेंशन इंक्रीज। उसके बाद आता है ये क्वेश्चन आ गया व्हाट विल हैपन ऑन डी व्हेन टेम्परेचर इज इंक्रीज। अब डी ये एक छोटी सी जगह है इन दोनों के बीच में, इसमें क्या होगा, तो अब जब ये इंक्रीज़ करेगा तो ये रेडियस बढ़ेगा, तो ये जो छोटा है, ये जैसे मैंने यहाँ पर ये कोई सेंटर है, मान लिया ये सेंटर है, और यहाँ से ये एंगल है थीटा, ये वाला जो एंगल है ये थीटा है, तो जब ये इंक्रीज़ करेगा तो ये वाली दूरी बढ़ जाएगी ना, तो ये जो एंगल बन जाएगा ये बन जाएगा अल्फ़ा थीटा प्लस डेल्टा थीटा, कुछ चेंज आ जाएगा तो इंक्रीज़ होगा ना, हैंस डी विल इंक्रीज। सेम अब वजह क्या है, वही सेम वजह है, ऑन थर्मल एक्सपेंशन एवरी लीनियर डायमेंशन इंक्रीज। इसके बाद आता है अ रॉड हैज़ लेंथ ऑफ एल एट इनिशियल टेम्परेचर टी आई, कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन इज अल्फ़ा,
It is then allowed to expand when heated to temperature T final. What is the stress developed in the rod? अब रॉड में स्ट्रेस बताना है, तो ये एक रॉड है, एल लेंथ है, अल्फा आपका कोफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन है, टी इनिशियल टेम्परेचर है। इसके लिए अगर मैं काम करूँ तो स्ट्रेस बाई कॉन्टिन्यूस वुड हैव बीन स्ट्रेस। अब जो स्ट्रेस होगा कन्वेंशन का वो क्या हो जाएगा, वाई ए अल्फ़ा डेल्टा टी बाई एल, एल टू एल कैंसिल, तो स्ट्रेस क्या हो गया, वाई अल्फ़ा डेल्टा टी। लेकिन जो रॉड है वो अलाउड है एक्सपेंड करने के लिए, तो नो स्ट्रेस वुड बी डेवलप्ड, कोई स्ट्रेस डेवलप होगा ही नहीं क्योंकि अलाउड है ना, तो उसको रोका थोड़ी ना हमने कि नहीं हो सकता उसकी, या फिर उसके अंदर ये खिंचाव हो रहा है कि नहीं इसकी ओरिजिनल लेंथ में ही जाना है। मतलब अभी ये जब एल प्लस है, एल अल्फ़ा डेल्टा टी का हुआ तो स्ट्रेस भी ज़ीरो रह गया, ठीक है। तो उसके बाद द रॉड ऑफ कोफिशिएंट थर्मल एक्सपेंशन अल्फा इज फिक्स्ड बिटवीन टू फिक्स्ड वॉल्स, फाइंड द फोर्स डेवलप्ड बाय द रॉड टू पुश द वॉल व्हेन टेम्परेचर इज चेंज फ्रॉम टी इनिशियल टू टी फाइनल। अब क्या हुआ है, ये रॉड है एल लेंथ की, टी इनिशियल टेम्परेचर और दो वॉल्स के बीच में इसको रख दिया है। अब जब मैंने इसमें हीट किया, टेम्परेचर चेंज किया टी इनिशियल टी फाइनल, तो एक्सपेंड करने के लिए, एक्सपेंशन के लिए ये कितना फोर्स वॉल पर लगा रही होगी, वॉल को पुश करने के लिए वो बताना है। तो यहाँ पर जो एल है वो एल, अब ये वाला एल नहीं है एक्चुअली, ये एल जो होगा ये बन जाएगा एल प्लस अल्फ़ा डेल्टा टी, ठीक है। ये वाला ये है इस वक्त एल, तो इसको मैं कैपिटल एल करता ज़्यादा सही लगता है, लेकिन फिर भी ठीक है। अब बट ड्यू टू द वॉल इट कैन नॉट एक्सपेंड, मतलब क्या हुआ कि अब ये इस टर्म्स में तो आ गई लेकिन वॉल थी ना यहाँ पे, इसलिए ये एल लेंथ से आगे बढ़ ही नहीं पाई, मतलब एल की ही रह गई अभी भी। तो स्ट्रेस जो डेवलप होगा इन द रॉड, मतलब कि ये तो पता होगा कि स्ट्रेस तो डेवलप होगा क्योंकि अलाउ नहीं है। तो अब देखो यंग्स मॉडुलस लिखा फोर्स अपॉन एरिया इनटू में दिस, तो ये क्या हो गया, फोर्स अपॉन एरिया अपॉन में एल अल्फ़ा डेल्टा टी अपॉन एल वन प्लस अल्फ़ा डेल्टा टी। ये जो ये बहुत छोटा है तो ज़ीरो को टेंड कर गया, ये वाला टर्म अल्फ़ा डेल्टा टी बहुत छोटा सा चेंज है। उसके बाद बात आती है क्या, कितना बचा, ये फोर्स अपॉन एरिया इंटू अल्फ़ा डेल्टा टी, यही बच गया। उसके बाद अब फोर्स क्या हो गया, गामा इज इक्वल टू अल्फ़ा डेल्टा टी इंटू एरिया, तो यही यंग्स मॉडुलस है, यही फोर्स लगा रहा होगा वो, वाई इज यंग्स मॉडुलस यहाँ पर गामा यानी कि, तो ये फोर्स वो वॉल पर एक्सर्ट कर रहा होगा जब वो एक्सपेंशन करना चाह रहा है। अब क्या होगा जब टेम्परेचर इंक्रीज़ होगा और यहाँ पर जो अल्फ़ा वन है इसका, इस रॉड का अल्फ़ा वन और इसका अल्फ़ा टू है एक्सपेंशन का कौन, और अल्फ़ा वन ज़्यादा अल्फ़ा टू से, तो जब टेम्परेचर इंक्रीज़ होगा तो ये जो मेटल की स्ट्रिप्स है ना तो ये बैंड हो जाएंगी, क्यों, क्योंकि अल्फ़ा वन अल्फ़ा टू से ज़्यादा है इसलिए ये बैंड हो जाएंगी। तो स्ट्रिप विल बैंड टूवर्ड्स द साइड वेयर अल्फ़ा इज़ लेस, तो इस तरीके का शेप आ जाएगा, इसका अल्फ़ा कम था। तो अब ये हुआ क्यों, ये भी एक कॉन्सेप्ट है। दीज आर कॉल्ड बाई मेटल स्ट्रिप, बाई मेटल स्ट्रिप की थ्योरी है ये। These are widely used as switch in electronics. When temperature is increased, the switch will open, and when temperature is off, the circuit close. ठीक है, तो ये इलेक्ट्रिसिटी में यूज़ होता है। जैसे पहला सर्किट दूसरा सर्किट कुछ इस तरीके का होता है, यहाँ से लोड गया, इधर बेंड हो गया, ये भी बेंड हो गया। तो अब ये वाली स्ट्रिप हो जाएगी एल इंटू वन प्लस अल्फ़ा वन डेल्टा टी, और दूसरी वाली स्ट्रिप हो गई एल इंटू वन प्लस अल्फ़ा टू डेल्टा टी। अब ये जो पर्पल वाली स्ट्रिप है इससे एक हमने लाइन खींची जो कि दोनों मीट करी और ये एंगल बना रही है थीटा की, तो ये जो दूरी है इसको मैंने कहा आर, और दूसरी दूरी ये इसका जो विड्थ इसको मैंने डी बोला। तो अब हम थीटा निकालेंगे तो जो थीटा का फॉर्मूला होता है वो होता है आर्क लेंथ अपॉन रेडियस, तो थीटा इज इक्वल टू एल इंटू वन प्लस अल्फ़ा टू डेल्टा टी बाई आर, और इक्वल टू एल इंटू वन प्लस अल्फ़ा वन डेल्टा टी अपॉन आर प्लस डी हो गया। इसको हम सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, डी बाई आर इज इक्वल टू अल्फ़ा वन माइनस अल्फ़ा टू इंटू डेल्टा टी बाई वन प्लस अल्फ़ा टू डेल्टा टी, उससे आर की हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी।
अब दूसरा क्वेश्चन आता है व्हाट विल बी द फाइनल लेंथ ऑफ द सिस्टम इफ टेम्परेचर इज इंक्रीज फ्रॉम टी इनिशियल टू टी फाइनल अल्फ़ा टू इज ग्रेटर देन अल्फ़ा वन। ये वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये अल्फ़ा वन है, इसका अल्फ़ा वन है और ये अल्फ़ा टू है, तो ये ज़्यादा है इन दो से। अल्फ़ा वन ज़्यादा है अल्फ़ा टू से। तो जो मिडल रॉड है वो ट्राई करिए इलोंगेट करने की ज़्यादा इन दो के मुकाबले। ये जो फेस है दिस प्लेट विल कंप्रेस द मिडल रॉड एंड इलोंगेट द रेस्ट ऑफ टू। मतलब कि इसके आगे जो ये रॉड लगी है ये इन दो को तो रोकेगी और इसको इलोंगेट होने देगी। तो अब कुछ नया सिनेरियो इस तरह का बन जाएगा जिसमें ये L इंटू वन अल्फ़ा वन डेल्टा टी, L इंटू वन अल्फ़ा वन डेल्टा टी और ये x दूरी पे आ गया और इसको अब हम कहेंगे न्यू इक्विलिब्रियम पोजीशन। तो डेल्टा L इन अल्फ़ा वन जो रॉड होगा वो कितना हो जाएगा L इंटू वन प्लस अल्फ़ा वन डेल्टा टी। एक्चुअल लेंथ हो गई L प्लस एक्स, तो डेल्टा L कितना आ गया x माइनस L अल्फ़ा वन डेल्टा टी का। अब ये जो प्लेट थी ये दो पे F1 फोर्स इधर लगा रही थी और एक पर F2 फोर्स इधर। तो F2 जो हो गया वो यंग मॉडुलस के फॉर्मूले से वाई ए डेल्टा L अपॉन L हो गया। तो F2 जो हो गया वो y2 इंटू ए L अल्फ़ा टू डेल्टा टी माइनस एक्स इंटू L इंटू वन प्लस अल्फ़ा हो गया। अब डेल्टा L इन अल्फ़ा टू रॉड कितना है वो देखे तो एक्चुअल लेंथ हो गई L प्लस एक्स, चेंज हो गया L इंटू वन प्लस अल्फ़ा टू डेल्टा टी। डेल्टा L हो गया L अल्फ़ा टू डेल्टा टी माइनस एक्स। अब इससे क्या हो गया F1 की जो वैल्यू होगी ये होगी। अब इससे मैं ये कंक्लूड कर सकता हूँ कि जो 2F1 है वो इक्वल टू F2 होगा एट इक्विलिब्रियम पोजीशन। इसलिए इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, इस वाली इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दो 2 से और इससे इक्वेट कर दो तो हमारे पास जो x की वैल्यू आ जाएगी। एल फाइनल की इक्वेशन आई उससे आप x की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो अब अगला टॉपिक आता है मेजरमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट विथ चेंज इन टेम्परेचर। तो ये एक रॉड है अल्फ़ा बी की, L1 है इसकी लेंथ और टी जो है ये क्या हो गया कैलिब्रेशन टेम्परेचर हो गया। अब ये एक मेटल स्केल है उसका भी टी है। तो मीज़र्ड वैल्यू L1। केस 1 क्या होगा बॉडी इज़ एट टी एफ टेम्परेचर एंड स्केल इज़ एट टी ई टेम्परेचर। इस तरह का हुआ उससे बनता है। और केस 2 ये इंपॉर्टेंट केस होता है कि बॉडी इज़ एट टी ई बट स्केल इज़ एट टी एफ। तो ये किस तरह का केस आ गया। इस केस में जो मेजर्ड वैल्यू होगी वो होगी L1 इंटू वन प्लस अल्फ़ा बी डेल्टा टी। ये एक्चुअली केसेस आते हैं कि रॉन्ग स्केल से हमने नापा और हमारे पास ये आया तो असल में उसमें इलॉन्गेशन कितना हुआ, तो उस केस से रिलेटेड है। तो लेट एज्यूम MV1 इज इक्वल टू दिस बट द मेजर वैल्यू विल बी ग्रेटर देन 15.4। ये हमने मेजर किया लेकिन उससे ज़्यादा है, तो एक्चुअल वैल्यू जो होगी वो ऐसे हो गई। उसी तरीके से ये है तो टेम्परेचर बढ़ने से जो 15.4 सेंटीमीटर का मार्क स्केल में शिफ्ट हो जाएगा और 15.6 मार्क के इक्वल हो जाएगा नॉर्मल स्केल के। और इसी तरह के सिनेरियोज को हम यूज़ करके क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तीसरा भी इंपॉर्टेंट सिनेरियो होता है कि टेम्परेचर ऑफ बोथ स्केल एंड बॉडी इज इंक्रीज्ड। अब दोनों बढ़ गया तो इसका लेंथ जो हो गया L1 इंटू वन प्लस अल्फ़ा डेल्टा टी हो गया और TF टेम्परेचर पे, ये भी TF टेम्परेचर पे इसका जो मेटल स्केल हो गया वो MV इंटू वन प्लस अल्फ़ा एस डेल्टा टी हो गया। दोनों की इक्वेट करेंगे तो L1 की वैल्यू इसमें ये आती है। अब थर्मल एक्सपेंशन इन लिक्विड do not have linear or aerial expansion but these only have volumetric expansion। V फाइनल जो होगा वो V इनिशियल इंटू वन प्लस गामा डेल्टा टी होता है, जहाँ पे गामा जो होता है वो 3 अल्फ़ा के बराबर होता है और उसको हम कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन कहते हैं। अब इफेक्ट ऑन डेंसिटी विद चेंज इन टेम्परेचर। तो लेट इनिशियल वॉल्यूम भी VI एंड फाइनल वॉल्यूम भी VF। तो डेंसिटी होती है M अपॉन V। मास कैन नॉट बी चेंज हैंड डेंसिटी इज चेंज। तो अब ये इनिशियल लिक्विड है और ये फाइनल लिक्विड है। इनिशियल लिक्विड के लिए लिखो तो डेंसिटी इनिशियल जो हो गया वो M अपॉन V इनिशियल हो गया और फाइनल जो डेंसिटी होगी वो M अपॉन V फाइनल हो गया। दोनों को इक्वेट करें तो जो फाइनल डेंसिटी वो इनिशियल डेंसिटी अपॉन वन प्लस गामा डेल्टा टी है। इसका मतलब जो फाइनल डेंसिटी है वो अप्रॉक्सीमेशन यूज़ करें तो
इनिशियल डेंसिटी इंटू 1 माइनस आर डेल्टा टी है। ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर डेंसिटी डिक्रीज एज द वॉल्यूम इंक्रीज। तो एक्सपेंशन लिक्विड जो होता है टाइम पीरियड ऑफ पेंडुलम की होता है, तो टाइम पीरियड जो होता है वो टी इज इक्वल टू 2 पाई इंटू L/G होता है। सेकेंड पेंडुलम में टी इज इक्वल टू 2 सेकेंड होता है और टी इज इक्वल टू टी इनिशियल टेम्परेचर पे कुछ इस तरह का केस आता है और इसको हम टी इज इक्वल टू टी फाइनल पे कहते हैं। अब टी डैश जो हो गया वो टी इंटू 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी की पावर 1/2 हो गया, तो उससे हम ये निकाला। तो टी डैश माइनस टी जो होगा वो टी इंटू अल्फा डेल्टा टी बाई 2 हो गया, वो चेंज इन टाइम पीरियड हो गया। इसी तरीके से रूम थर्मामीटर के लिए केसेस आते हैं। वी इनिशियल बल्ब इज इक्वल टू वी इनिशियल मर्क्यूरी, वी फाइनल बल्ब इज इक्वल टू वी फाइनल मर्क्यूरी इंटू में 1+3 अल्फा ग्लास डेल्टा टी। तो वी फाइनल मर्क्यूरी इज इक्वल टू वी इनिशियल मर्क्यूरी इंटू 1+अल्फा Hg डेल्टा टी। अब ये बल्ब है और इसके अंदर जो भरा हुआ है वो Hg है। तो वॉल्यूम ऑफ मर्क्यूरी राइज जो होता है वो ये होता है। जिस तरीके से स्केल में एरर आता है उसी तरीके से थर्मामीटर के भी एरर के क्वेश्चन बनते हैं, उसके लिए ये सॉल्यूशन होता है। अब एक क्वेश्चन आ गया कि फाइंड द हाइट h if the coefficient of linear expansion for the given cube container is alpha for the liquid gamma, temperature is increased from T initial to T final, where gamma is smaller than 3 alpha, liquid is filled till top। तो ऑन चेंज इन टेम्परेचर, क्योंकि टी गामा जो है 3 अल्फा से छोटा है तो लिक्विड ओवरफ्लो नहीं होगा। इनिशियल वॉल्यूम ऑफ लिक्विड ए क्यूब है जो कि इनिशियल वॉल्यूम ऑफ कंटेनर के बराबर है। इनिशियल वॉल्यूम ऑफ लिक्विड जो फाइनल वॉल्यूम ऑफ लिक्विड जो है वो ये होगा ए क्यूब इंटू 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। फाइनल वॉल्यूम ऑफ कंटेनर क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर इंटू 1+2 अल्फा डेल्टा टी एच। इन दोनों को इक्वेट करेंगे तो एच की वैल्यू जो होगी वो ए प्लस ए इंटू 3 अल्फा डेल्टा टी अपॉन 1+2 अल्फा डेल्टा टी हो गया। यानी कि जो एच हो गया वो ए इंटू 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी इंटू अपॉन में 1+2 अल्फा डेल्टा टी हो गया। अब इफेक्ट ऑफ बायोन्सी ड्यू टू चेंज इन टेम्परेचर, तो बायोन फोर्स जो होता है वी रो जी होता है, तो बायोन फोर्स जो हो गया अब वी तो क्या बन गया, जो हमारा वी था वो तो चेंज हो गया वी इंटू 1 प्लस गामा बीटा डेल्टा टी में। रो की वैल्यू हो गई है रो इनिशियल अपॉन में 1+गामा L डेल्टा टी और जी है। तो अब बायोन फोर्स का इक्वेशन ये बन जाता है। अब बात आती है एनोमलस बिहेवियर ऑफ वाटर। तो जनरली डेंसिटी ऑफ लिक्विड डिक्रीज विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर, but for water as the temperature increase from 0 degree to 4 degree its density increase, and the temperature increase beyond 4 degree the density decrease. The variation of is shown as this. Thermal expansion in gas. Gases have no definite shape before, therefore gases have only volume expansion. तो कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन वही हो गया वी इनिशियल इंटू 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी, और प्रेशर का एक्सपेंशन के लिए पी इनिशियल इंटू 1 प्लस बीटा डेल्टा टी बन जाता है। दैट्स ऑल अबाउट सॉलिड चैप्टर। Thank you guys for watching complete video. If you like the video, do not forget to subscribe and like. If you have any doubt related to the concept of this video, do not forget to give me a comment in comment section. Thank you.